Good morning, everybody. Yes, we are live now. Welcome to GS Gyan Society. Yesterday, we have discussed about Constitution and Polity of India marathon session class 1. Today, you will continue where we left yesterday. Okay, without any delay, let's get started. This is our new channel, so make sure you will subscribe our channel so that you will get all the notification related to our channel. Question number 51 is given. Under the Constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? Option A, the right to vote in public election. Option B, the right to develop a scientific temper. Option C, the right to safeguard public property. Option D, the right to abide by the Constitution and respect its ideal. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टू vote in public election. Why I'm discussing this one? Because 2024 is an election year, so this question may be comes in your exam point of view. Question number 52. Consider the following provision under the directive principle of state policy as enshrined in the Constitution of India. Statement 1. Securing for citizens of India a uniform civil code. Statement 2. Organizing village panchayat. Statement 3. Promoting cottage industry in a rural area. Statement 4. Securing all the workers reasonable leisure and cultural opportunity. Which of the above are the Gandhian principles that are reflected in DPSP? तो यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में दिया है डीपीएस में. इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है? आपको पता होगा डीपीएस में 3 प्रिंसिपल के बारे में शायद ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा है, लेकिन वो जो लिखा है डीपीएस में वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 प्रिंसिपल के भीतर. जैसे कि एक हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है क्या गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा क्या हो गया ना इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल. ओके, तो देखो स्टेटमेंट 1 दिया है सेक्यूरिंग फॉर सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड. ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है. ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत ये क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है. ओके, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया ये भी क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है. 4th नंबर सेक्यूरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, तो ये क्या हो गया? ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. तो 2 and 3 आर गांधीयन प्रिंसिपल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which one of these following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? इनमें से कौन सा किसको राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया गया है? ऑप्शन ए टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट. ऑप्शन बी टू पास द रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस. स्टेटमेंट 3 दिया है टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर. तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. Which of the provision under Constitution of India have a bearing on education? एजुकेशन के बारे में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन में है लिखा है? ऑप्शन 1 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, हाँ यहाँ पे भी लिखा है. ओके, स्टेटमेंट 2 रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पे भी लिखा है. 5th शेड्यूल यहाँ पर भी लिखा है. ओके, 6th शेड्यूल यहाँ पर भी लिखा है. 7th शेड्यूल
एजुकेशन एक लिस्ट है, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट है, वहाँ पर भी लिखा है। तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोविजन के एजुकेशन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबी हो जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म करो और कम समय में आपका रिवीजन जल्दी हो सके। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो कि प्रेसिडेंट टू लेड बिफोर पार्लियामेंट करेंगे, ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू लेड बिफोर पार्लियामेंट, द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। ओके, ये हाँ ये करते, यूनियन फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन है उसको लेड बिफोर करेंगे पार्लियामेंट पे। ओके, नेक्स्ट द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। ओके, पब्लिक एंड कमेंट का रिपोर्ट ये मेंशन नहीं किया है। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको करेंगे। ओके, द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसको भी करेंगे। तो याद रखो पब्लिक एंड कमेंट का वो रिपोर्ट को लेड बिफोर पार्लियामेंट नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4 ओनली। Which of the following is are among the fundamental duty of the citizen laid down in the Indian Constitution? इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम स्पेशल इनजस्टिस सोशल इनजस्टिस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो टू प्रिजर्व द रिच एंड कंपोजिट कल्चर ये लिखा है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ओके ये नहीं लिखा है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ये भी लिखा है, मेंशन किया है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी ये भी लिखा है। तो 1, 3 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। The distribution of power between the center and state in the Indian Constitution is based on the act provided in the, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट के बीच में ये कौन सा एक्ट में प्रोवाइड किया गया था? ऑप्शन ए दिया मल्ले मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन बी दिया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, ऑप्शन सी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी दिया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1957। तो इसका याद रखो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट में बीच में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर, ऑप्शन ए दिया है डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोस प्रोविंस, ऑप्शन बी दिया नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी दिया इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी दिया सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट, according to Constitution of India, which of the following are the fundamental for the governance of the country? इनमें से कौन सा जो कि फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीपीएसपी इज द फाउंडेशन और फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए वो फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, consider the following statement. An amendment to the Constitution of India can be initiated by the introduction of a bill in the Lok Sabha only. Constitution amendment के लिए लोकसभा में बिल ओनली पूछा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया।
if such an amendment seek to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also required to be rectified the legislature of the state of India. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये लेजिस्लेचर का कुछ फेडरल कैरेक्टर चेंज करने का कुछ बात नहीं किया गया, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो neither one nor two होगा इसका राइट आंसर। Which of the following bodies do not find mention in the constitution? इनमें से कौन सा बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ ये क्या है, ये मेंशन नहीं है। ओके, प्लानिंग कमीशन, ये भी मेंशन नहीं है। जनरल काउंसिल, ये भी मेंशन नहीं है। तो तीनों के तीनों बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन नहीं है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। ओके, याद रखो प्लानिंग कमीशन क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजोल्यूशन में 1950 में क्रिएशन किया गया था। ओके, और जनरल काउंसिल किस में किया गया था ना, जनरल काउंसिल जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनाया गया था ना, वहां पे उस एक्ट के थ्रू ये बनाया गया था। ओके, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एन ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में प्लेस किया गया है, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prescribes that panchayat should be assigned to task of preparation of plan for economic development and social justice. So Constitution of India prescribes that panchayat should be assigned to task of preparation of plan for economic development and social justice. तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि पंचायत राज को टास्क दिया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। जो इकोनॉमिक जस्टिस है ना, ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है, कहाँ पे प्रोवाइड किया है, प्रियम्बुल एंड द फंडामेंटल राइट में मेंशन किया है, द प्रियम्बुल एंड द डीपीएस में मेंशन किया है, द फंडामेंटल राइट एंड या डीपीएस में मेंशन किया है, या नॉन ऑफ दिस में मेंशन किया है। तो याद रखो ये प्रियम्बुल एंड डायरेक्टिव डीपीएसपी में मेंशन किया है इकोनॉमिक जस्टिस। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल वहां पे मेंशन है, एंड प्रियम्बुल में तो 3 टाइप का जस्टिस के बारे में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। ओके, एंटी डिफेक्शन के लिए कौन सा शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। ये तो केक वाके 10th शेड्यूल। याद रखो 10th शेड्यूल 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वहां पे 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। वो किसके बारे में प्रोविजन है ना, एंटी डिफेक्शन के बारे में प्रोविजन है, एमपीएमएल का जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन, कहाँ पे इंक्लूजन है, प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में, 9th शेड्यूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपीएस में। ओके, मुझे कमेंट में बताओ कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है डीपीएसपी का। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, the provisions in 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to protect the interest of the scheduled tribe. Okay, to determine boundary between states, to determine power and authority and responsibility of panchayat, to protect the interest of all border state.
तो याद रखो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, 6th एंड 5th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का बना गया किस लिए ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि जिसको बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया है लोकसभा सेक्रेटरीट, ऑप्शन डी दिया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द इंडिया का टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रोविजन कहाँ पे लिखा है। ऑप्शन ए दिया है प्रियम्बल में, ऑप्शन बी दिया है डीपीएसपी में, ऑप्शन सी दिया है फंडामेंटल राइट में, ऑप्शन डी दिया है फंडामेंटल ड्यूटी में। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये किस में मेंशन है ना, याद रखो, ये फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है। ओके, ये 8th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its, जो आइडिया, एक आइडिया है ना वेलफेयर स्टेट का, एक आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है। ऑप्शन ए दिया है प्रियम्बल में, ऑप्शन बी दिया है डीपीएसपी में, ऑप्शन सी दिया है फंडामेंटल राइट में, ऑप्शन डी दिया है 7th शेड्यूल में। ओके, इसका राइट आंसर होगा डीपीएसपी में। तो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट ना, ये डीपीएसपी में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द स्टेटमेंट 1 दिया है द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, हाँ डीपीएसपी तो यही बोलता है। स्टेटमेंट 2, द प्रोविजन कंटेन इन द प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और नॉन जस्टिसेबल, नॉन एनफोर्सेबल डीपीएसपी है। 71, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट on any item in the state list in their national interest if a resolution to that effect is passed by the ऑप्शन ए दिया लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन बी दैट, याद रखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑफ एनी आइटम इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी रिजोल्यूशन पास करेगा तो इसलिए वो किसकी चाहिए ना, राज्यसभा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब ये राज्यसभा में वो पास हो जाएगा 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग के वोट के थ्रू, स्टेट लिस्ट में क्या करेगा पार्लियामेंट, क्या हो जाएगा लेजिस्लेशन बना सकता है। 72, which one of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए दिया लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी दिया इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन सी दिया लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी दिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक की लिबर्टी। प्रियम्बल में इकोनॉमिक की लिबर्टी के बारे में मेंशन नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ के बारे में मेंशन है। विथ द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे वो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड में
इनमें से कौन सा रिफ्लेक्ट, उनका माइंड को कौन सा रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, उनका माइंड को रिफ्लेक्ट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा, कहाँ से पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल में ही वो जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उनका क्या करने वाले, क्या बताने वाले, वो प्रियम्बल में लिख के चले गए हैं। हालांकि डिटेल्स में बताए प्रोविजन में, लेकिन वो प्रियम्बल से ही पता चलता है कि उनका माइंड में क्या था, इंडिया को कैसे बनाना। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ना, इनमें से कौन सा उसमें इंक्लूड है? अब स्टेटमेंट 1 दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्सफुल लेबर, हाँ ये तो सही है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं ये नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो 1 और 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखो, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, ये राइट टू इक्वलिटी प्रिंसिपल में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना, जैसे कि डी बासु का हो गया, अथर का एक बुक आता है, नहीं तो एम लक्ष्मण का, वो सब क्लासिफाई करते हैं इस सबको। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी ये आर्टिकल आएगा, ओके एक्सप्लोइटेशन ये आर्टिकल आएगा। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्लासिफाई करके, ये ऑथर ने जो इंटरप्रेट करके जो बुक पब्लिश किया ना, उन्होंने क्लासिफाई करके इसको लिखा है। Which of the following statement is correct? Rights are claim of the state against the citizen. Option B, rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. Option C, rights are claimed of the citizen against the state. Option D, rights are privileges of a few citizens against the many. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो याद रखो, राइट आर क्लेम्स ऑफ ए सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट क्या है ना, ये क्लेम है, सिटीजन का क्लेम है स्टेट के अगेंस्ट। नेक्स्ट, which one of the following statement is are true to for the fundamental duty of an Indian citizen? इनमें से कौन सा जो कि फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन में के बारे में ट्रू है? स्टेटमेंट 1 दिया, ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज। तो एक लेजिस्लेशन की जरूरत है इन सब ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए। स्टेटमेंट 2 दिया है, दे आर को रिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड नहीं है, इसके लिए अलग कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया एनफोर्स करने के लिए। लेकिन जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन राइट, तो उस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से हमारा जो ड्यूटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वो वाला जो ड्यूटी वो चला जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग से सेपरेट लेजिस्लेशन प्रोसेस नहीं बनाया गया। दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज। तो ये भी देखो, लीगल ड्यूटी ये भी नहीं हो सकता। आप बोलोगे कि लीगल ड्यूटी में हो, देखो लीगल ड्यूटी मतलब क्या है, जैसे कि वो यूपीएससी का ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी था, बच्चों ने ए एंड बी को लगा के आ गए थे। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही था,
बोथ A1 and 2, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट को यूपीएस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि देखो कोरिलेट टू लीगल ड्यूटी, हाँ है लीगल ड्यूटी, क्योंकि देखो लीगल ड्यूटी मतलब क्या है, ये एक कुछ अलग सा नहीं है। लीगल एक लॉ के जो लॉ का कुछ जो हमारा इंडियन लॉ में है ना, उस सब ये इतने सारे फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करने से वो लीगल लॉ है जो को तुमको अलग से तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन ये लीगल ड्यूटी उस ड्यूटी की अलग सेपरेट नहीं है ये फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, तो इस हिसाब से हमको आंसर करना है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं तो सिंपली पूछता कि कोरिलेट टू द लीगल प्रोविजंस ऑफ अदर पार्ट और अदर लॉ ऑफ इन इंडिया, तो वो केस में तुम कर सकते हो। नहीं तो इस केस में क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि इसका ये फंडामेंटल ड्यूटी का स्पेशल लीगल ड्यूटी के बारे में बता रहा है, तो इसके लिए अलग कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटी के बारे में कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है? ऑप्शन ए दिया है राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज। ऑप्शन बी दिया राइट्स आर पर्सनल हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। ऑप्शन सी दिया राइट नॉट ड्यूटी आर इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द सिटीजन। ड्यूटी नॉट राइट आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो इसका याद रखो, जब एक चैप्टर है लखनऊ में, तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बारे में जो था ना, तो दोनों इम्पोर्टेंट है देश के लिए, तो दोनों क्या है, कोरिलेटिव है, तो राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटी। ओके, इफ यू demanding right and you are not performing your duty, then the state will not grow, then democracy will not enrich। तो राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटी, तो आपको राइट को क्लेम करने के साथ साथ ड्यूटी को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। 78, which principle among the following was added to the DPSP by the 42nd amendment to the constitution? Which principle among the following was added to the DPSP by the 42nd amendment to the constitution? ऑप्शन ए दिया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ऑप्शन बी दिया है पार्टिसिपेशन वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ऑप्शन सी दिया है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ऑप्शन सी दिया है securing living wage and human condition for work to worker। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इनमें से कौन सा ऐड किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये इसको ऐड किया गया था, ये 43 आर्टिकल 43 ए में ऐड किया गया था। उसके साथ साथ और भी तीनों 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था डीपीएस में, उसको मैं बोल देता हूँ, थोड़ा याद रख लो। जैसे आर्टिकल 39 में टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इसको भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 39 में टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पोर, 39 ए में ये ऐड किया गया था, वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 48 ए में भी इस आर्टिकल को ऐड किया गया था। 79 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंसर्न ऑफ इंडिया द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। तो डीपीएसपी ना ये किसके ऊपर लिमिटेशन करता है? लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर,
और या एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर लिमिटेशन डालता है। तो याद रखो ये दोनों में से किसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन नहीं डालता है। समझ में आ रहा है? ये एक आइडियल है, डीपीएसपी एक आइडियल है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। तो उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, इसलिए उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है तो उनके ऊपर लिमिटेशन भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट किसके ऊपर भी, ये स्टेटमेंट किसके ऊपर भी, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। हाँ, याद रखो ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। अगर बाइंडिंग होता तो वो लिमिटेशन होता कुछ करने में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रिप्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, स्टेटमेंट 2 दिया है, द पार्लियामेंट कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judge can be made on it. No judgment can be made on it. ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तब 9th शेड्यूल का इंट्रोड्यूस हुआ। जो लैंड रिफॉर्म का जो भी प्रोविजन है ना, लैंड एबोलिशन ऑफ सब के बारे में जो भी प्रोविजन है वो पार्लियामेंट क्या करेगा, उस 9th शेड्यूल में डाल देगा। लेकिन 2007 में जब आईआर कोएलो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को रूलिंग कर दिया कि जो 9th शेड्यूल में है ना वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं एंजॉय करेंगे। ओके, उसको लिए भी जुडिशियल रिव्यू होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया। आईआर कोएलो केस 2003-7 का याद रखो, उसके इस जजमेंट को चेंज किया गया था। तो ऑप्शन 1 ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, in the Federation of established by the Government of India Act of 1935, residuary power were given to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया है? फेडरल लेजिस्लेचर को दिया गया है, गवर्नर जनरल को दिया गया है, प्रोविजनल लेजिस्लेचर को दिया गया था या प्रोविजनल गवर्नर को दिया गया था। तो याद रखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ना जो रेसिडुअरी पावर गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। Which of the following reflect the nicest appropriate relationship between law and liberty? इनमें से कौन सा जो कि बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? लॉ एंड लिबर्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए दिया, इफ देयर आर मोर लॉस देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ लॉ are changed too often liberty is in danger। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। तो ऑप्शन बी, अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं। देखो लिबर्टी के बारे में ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन यूपीएस में आता है, तो इसलिए लिबर्टी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। बट लिबर्टी दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलता है, ये बोल सॉरी नेगेटिव लिबर्टी क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट ऑन एन इंडिविजुअल। जो स्टॉट जेएस मिल ने ना 19th सेंचुरी में बोला था कि रिस्ट्रेंट एज एन एबिल, दैट्स व्हाई सारे के सारे रिस्ट्रेंट को हटाना ही लिबर्टी बोलते हैं। इसको कंसेप्ट नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं।
क्यों नेगेटिव लिबर्टी बोलते कि ना उनको जो जेस मिल के थ्रू, उनका स्टेटमेंट के थ्रू कि अगर ज्यादा ला होगा तो लिबर्टी कम होगा, ये क्या हो गया, नेगेटिव लिबर्टी हो गया। नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में स्टेटमेंट बोला गया था कि complete absence of restraint would neither be possible nor desirable। तो पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं कि कंप्लीटली जो रिस्ट्रेन है ना, कंप्लीटली फ्रीडम देना, कंप्लीटली फ्री कर देना है, ये नेदर डिजायरेबल नॉर पॉसिबल, नहीं पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटली फ्रीडम देना पॉसिबल नहीं है, और उसके साथ साथ डिजायरेबल भी नहीं है, ताकि अराजकता फैल जाएगा देश में। इसलिए ये पॉजिटिव लिबर्टी बोलता है कि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ओके, फ्रीडम एंजॉय करने के साथ साथ उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। इसको ही पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट बोला जाता है। इस पॉजिटिव कंसेप्ट के थ्रू हम इन्फर कर सकते हैं कि अगर उस देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, तो लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट बी हो जाएगा राइट आंसर। नेगेटिव लिबर्टी बोलता है कि देयर इज मोर लॉ देयर इज लेस लिबर्टी, क्योंकि उनको कंप्लीटली रिस्ट्रेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए लिबर्टी पाने के लिए। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी कंसेप्ट बोलता है कि दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, कि डिजायरेबल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इनमें से कौन सा रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर है? लिमिटेशन ऑफ पावर, यस यस, स्टेटमेंट ये सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है। पीपल्स रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ में ये तो नहीं है। लिबर्टी एंड सिविल राइट, ये भी रूल ऑफ लॉ में अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर 84, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन intrinsic part of the right to life and personal liberty. Which one of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? Right to privacy is protected, life to personal liberty and right to life के अंदर राइट टू प्राइवेसी को भी इंक्लूड किया गया था। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट है जो कि एप्रोप्रिएटली इम्प्लाई करता है इस स्टेटमेंट को? ऑप्शन ए दिया आर्टिकल 14 अंडर द प्रोविजन अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 70 डीपीएसपी का पार्ट 4 में, या आर्टिकल 20 एंड फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 21 में प्राइवेसी के बारे में बताया गया, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उसके अंदर ही राइट टू प्राइवेसी आता है। तो ये आर्टिकल 21 जो कि पार्ट 3 में गारंटेड है। क्वेश्चन नंबर 85, consider the following statement. The 14th amendment to the Constitution of India introduces an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. Statement 2 दिया, the Supreme Court of India struck down 99th amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of the judiciary. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो याद रखो 44th amendment Constitution of India introduces an article placing election of Prime Minister beyond judicial review. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। Next, the Supreme Court of India struck down the 99th amendment to the Constitution of India to being violative of the independence of judiciary. तो हाँ, 99th Constitution Amendment Act में एक्ट के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना गया था, जिसको ये
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अल्ट्रा वायरे, ओके, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका ओनली राइट आंसर। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का एलिसन जुडिशियल रिव्यू के बाद ये कुछ वहाँ पे 44 अमेंडमेंट में नहीं बना गया था। 86 number question. The motion in impeach the judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act 1968. Cannot be rejected. ये गलत हो गया। Second statement दिया, the Constitution of India defines and gives detail of what constitute incapacity and proved misbehavior of the Judge of Supreme Court of India. ये तो डिफाइन नहीं किया है, डिटेल्स नहीं दिया इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर इसके बारे में। स्टेटमेंट 3 दिया है, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट। ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, इफ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर फॉर मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 3 एंड 4 स्टेटमेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंडर व्हिच schedule of Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? कौन सा शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कि ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड प्राइवेट पार्टी को फॉर माइनिंग लीज के लिए नॉल एंड वॉइड माना जाता है? तो याद रखो ये 5th शेड्यूल के अंदर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो कि प्राइवेट लैंड को प्राइवेट पार्टी क्या ट्राइबल लैंड को माइनिंग के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते। विथ रेफरेंस टू Constitution of India, prohibition or limitation of provisions contained in the ordinary law cannot act prohibition or limitation on the constitutional power under Article 142. It could mean which of the following? इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब है the Supreme Court of India not constrained in the exercise of power by law made by the Parliament. Okay. 89, question number 89. Which of the following statement correct regarding Maternal Benefit Act 2017? Pregnant women entitled to 3 months pre-delivery and 3 months for post-delivery paid leave. Enterprises with kids must allow to mother minimum 6 kids visit daily. Daily 3 women with 2 children get reduced entitlement. Women with 2 children get reduced entitlement. तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन सी, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला गया, उसको बारे में डिस्कशन हो रहा है अब। ओके, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया है, नो हाई कोर्ट शैल बी have the jurisdiction to declare any central law to be constitutional invalid. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law constitutional invalid. ये गलत हो गया, क्योंकि कर सकता है, प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन हाई कोर्ट भी कर सकता है। An amendment to Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. Amendment to Constitution of India cannot be called into question. Cannot call, ये कॉल कर सकते हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 91, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन विच, एक पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि all political party in the parliament are represented in the government. Option B दिया है, the government is responsible to parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. Option D, the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of fixed term. तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी। तो आर्टिकल 75 में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पार्टिकुलर। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल मतलब लोकसभा को, इसका मतलब मिनिस्टर को ऑफिस से अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो उनको निकल सकते हैं, तो उनके पार्लियामेंट के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबली पार्लियामेंट को एंड रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? वेलफेयर स्टेट के बारे में कौन सा पार्ट बोल रहा है? ऑब्वियसली ये 3 बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन, डीपीएसपी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution of India defines its basic structure in terms of federation, secularism, okay, secularism, fundamental right and democracy. ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का कन्वेंशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, जो कि 30 आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है, जो कि सिटीजन का राइट टू लिबर्टी को उसके साथ आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करता है, ताकि कोई गवर्नमेंट उसको चेंज कर उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सके। वन कॉमन अरेंजमेंट बिटवीन गांधीजिज्म एंड मार्क्सिज्म इज। गांधीजिज्म एंड मार्क्सिज्म के कॉमन एग्रीमेंट क्या है? मतलब दोनों का आइडियोलॉजी में कॉमन क्या है? दोनों का देखो, याद रखो, दोनों का आइडियोलॉजी फाइनल गोल है क्या है ना? स्टेटलेस सोसाइटी फॉर्म करना है। ओके, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्फ्लुएंस कम हो। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट लीगली इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद, सॉरी, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया याद रखो कि ये एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन कुछ लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अदर पार्ट को देखोगे तो लीगली इफेक्टिव है, क्योंकि अदर पार्ट में जो मेंशन है वो भी प्रीएम्बल में मेंशन है, लेकिन इंडिपेंडेंटली प्रीएम्बल लीगल इफेक्ट नहीं है। तो वहां पे भी केस हुआ था, जैसे 3 केस, गोपालन केस का 1950, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि प्रीएम्बल क्या है, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट बेरीबार यूनियन केस 1916 में आया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया था प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए प्रीएम्बल का हेल्प लिया जा सकता है। उसके बाद केशवानंद भारती केस है 1973 में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग को चेंज किया और बोला कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है और जस्टिसेबल नहीं है, और इंडिपेंडेंटली उसको इफेक्ट नहीं हो सकता अदर पार्ट को रिलेटेड में। With reference to the provision contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is correct? Part 4 के Constitution of India के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? They shall enforce by court. Part 4 कोर्ट के था enforce non enforceable, ये कलर थे। Statement 2, they shall not be enforceable by any court. Any court के enforceable नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल लेड डाउन द नॉट एनफोर्सेबल थे, इसलिए सही हो गया। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। और लॉ को स्टेट को सजेस्ट करता है कि लॉ मेकिंग करने के लिए।
ओके, तो स्टेटमेंट 2 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 97, other than the fundamental right, which of the following part of the Constitution of India reflect the principle and provision of a universal declaration of human right? ओके, फंडामेंटल को छोड़ के और कौन सा पार्ट में जो ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन हुआ था ना, वो उसका प्रिंसिपल प्रोविजन को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा पार्ट है? तो प्रियम्बल ये भी तो करता है। प्रियम्बल में जस्टिस के बारे में बोला गया है। डीपीएसपी ये भी सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। फंडामेंटल ड्यूटी, हाँ इसमें भी तो मेंशन है। ओके, देखो प्रियम्बल का इंडिया में जैसे इक्वलिटी के बारे में मेंशन है, तो इक्वलिटी ये क्या है? ह्यूमन डिक्लेरेशन, ये इसका बेसिक प्रोविजन है। ओके, नेक्स्ट जैसे कि राइट टू वर्क, ये जो टीपीएस में मेंशन है, ये आर्टिकल 23 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 29 में जो यूडीएचआर का मेंशन है कि ड्यूटी के बारे में लिखा है, तो पार्ट 4 का जो 51 ए आर्टिकल में इंडिया का फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है 42nd अमेंडमेंट करके। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म करते। ओके, कल को लेके आऊँगा नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1 घंटे का क्लास कर रहा हूँ ताकि आप आराम से पढ़ सकते। और फिर अगर आप चैनल में नए आए तो पुराना वीडियो को भी आप हमारा चैनल में जाके देख सकते और सब्सक्राइब करके लाइक भी कर सकते। उसको छोड़ो, सब्सक्राइब लाइक करो या मत करो, लेकिन आपका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, आप एग्जाम क्रैक करना चाहिए। दिस इज द मोटो ऑफ आवर चैनल। ओके, लेट्स ग्रो विथ टुगेदर। होप you like the video very much. Okay, bye, see you, tata, have a good day.